बहुत सारे लोगों ने अपनी एलएलबी पूरी कर ली होगी या एलएलबी कर रहे होंगे या फिर एलएलबी करने का सोच रहे होंगे। तो उनको एलएलबी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या फिर करने का सोच रहे होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, एलएलबी के बाद क्या, यानी कि लॉ करने के बाद क्या। तो इसके आंसर के लिए ही हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने 7 टॉप 7 पोस्ट एलएलबी के बाद जो कैरियर ऑप्शन के लिए हर एक बंदे को चूज करने के लिए अपनी प्रायोरिटी बनानी चाहिए, वो उसके लिए हमने 7 टॉपिक्स चूज करे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर इन 7 पॉइंट्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि अगर किसी भी बंदे का इंटरेस्ट इन 7 पॉइंट्स के अंदर बनता है तो उसको अपना कैरियर ऑप्शन क्या चूज करना चाहिए आफ्टर लॉ के बाद में। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहले आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है, कैरियर ऑप्शन आफ्टर लॉ। तो इसके अंदर जो है लॉ जो कर रहे हैं उनको भी ध्यान में देना है, या फिर जो लॉ कर चुके हैं उनके लिए तो रेलेवेंट वीडियो ये है ही, या फिर जो लोग करना चाहते हैं लॉ, जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं करे लेकिन जब सिर्फ सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको क्लैरिटी होगी कि हम अगर लॉ के फील्ड के अंदर आएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। तो इसी का आंसर हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपको अगर एलएलबी अगर आपने कर ली होगी, आपके पास डिग्री होगी लॉ की, तो इसके अंदर सबसे पहली पोस्ट आपके पास आती है जज एडवोकेट जनरल, जिसका नाम है जैग, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के तरफ से ही हर साल में कभी कभी 2 बार भी निकाली जाती है ये वैकेंसी, जज एडवोकेट जनरल, जिसको जैग बोलते हैं। ये जो पोस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मार्शल के अंदर यूज आती है। जैसे कि अगर कोई भी कोर्ट के आर्मी के अंदर कोई भी मैटर आता है तो वो मैटर जो है कोर्ट मार्शल के अंदर डील करा जाता है, प्रोसीडिंग्स उसकी जो है सारी की सारी कोर्ट मार्शल के अंदर चलती है, नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर नहीं आती है, वो आपके आर्मी कोर्ट के अंदर ही सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो उसी के लिए आपका एक आर्मी के अंदर ही एक पर्सनल एडवोकेट होगा, उस एडवोकेट को जो है बोला जाता है जज एडवोकेट जनरल जैग। तो उसका अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्जाम नहीं होता, एक इंटरव्यू होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन उसकी डिटेलिंग क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। बहुत सारे लोगों को इस पोस्ट के रिगार्डिंग पता ही नहीं होता, जो लोग एलएलबी कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं उनको बहुत बाद में पता लगता है, या फिर बहुत लोग अवेयर भी नहीं होते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात रखी है, पहली पोस्ट जो है जज एडवोकेट जनरल के ऊपर ही रखा था, जैग, जिसका नाम है जैग। हर साल अभी इस 2020 के अंदर भी इसकी पोस्ट आई थी, और जैग के रिगार्डिंग इसके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, आपके पास एलएलबी की डिग्री है लेकिन आपके मिनिमम 55% होने चाहिए, 55% आपकी एलएलबी की डिग्री के अंदर होने चाहिए। और आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक रिस्पेक्टिव अमाउंट होता है एप्लीकेशन फ़ी का, वो पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन उनके पास जाती है। फिर वो आपकी एप्लीकेशन को कंसर्न करते हैं, पढ़ते हैं, और अगर उनको आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन को। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है उसके बाद वो आपको 5 दिन के लिए अपने आर्मी के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पे मल्टी टास्क होते हैं, जैसे कि वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए एग्जाम होता है, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग को चेक करने के लिए एग्जाम होता है, और एंड में जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आपके इंटरव्यू होता है, वो एंड में कंडक्ट कराया जाता है। इन सारी स्टेजेस को 5 दिन के अंदर कंडक्ट करने के बाद ही आपको जैग की पोस्ट मिलने के 100% चांसेस होते हैं, जिसका नाम है जज एडवोकेट जनरल जैग। आप आर्मी कोर्ट्स के अंदर एज एन एडवोकेट ही परफॉर्म करते हैं। दूसरी पोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए, जो लॉ कर चुके हैं, जो कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, दूसरी पोस्ट IBPS, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपने IBPS का नाम बहुत सुना होगा, और इसकी हर साल वैकेंसीज आती हैं, हम सभी लोगों को पता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जिन लोगों के पास लॉ की डिग्री होती है उनके लिए भी IBPS पोस्ट साथ ही में निकालता है। जैसी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आती है उसी के अंदर ही IBPS जो है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए भी पोस्ट निकालता है, जिसका नाम होता है स्पेशल लॉ ऑफिसर। मैंने भी बोर्ड पे इसका लिखा हुआ नहीं है, आपको कैप्शन में वीडियो के स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जो IBPS जो है वो निकालता है स्पेशल लॉ ऑफिसर के नाम से।
इसका एक कॉलम होता है अपना नोटिफिकेशन के अंदर ही। बहुत सारे लोग जो हैं इस नाम के रिगार्डिंग अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि IBPS भी लॉ ऑफिसर्स की एक पोस्ट निकालता है, जो मतलब बैंक्स के अंदर जो लीगल पैनल्स होते हैं आपको वो ज्वाइन करने का मौका मिलता है। अगर आपने IBPS की एलिजिबिलिटी को फॉलो करके एग्जाम निकाल लिया होता है तो आपको आराम से फिर बैंक्स के अंदर लीगल पैनल्स की पोस्ट मिल जाती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 30 ईयर्स है। जैक के अंदर हमने देखा था कि 27 साल तक का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है। ऐसी IBPS के अंदर स्पेशल लॉ ऑफिसर के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल रखी गई है। 30 साल का जो बंदा है फाइनली वो अप्लाई करेगा और उससे नीचे जितने भी लॉ की डिग्री वाले होल्डर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। लेकिन 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल नहीं है। और भी बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ अप्लाई करिएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले IBPS के अंदर स्पेशल ऑफिसर के लिए मैंने आपको 30 साल की अभी फाइनल जो एज लिमिट है वो बताइए। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन क्या होगा, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई केसेस के अंदर जब भी कोई पोस्ट आती है तो वहाँ पे मैक्सिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कुछ कंसर्न पर्टिकुलर बैंक्स के अंदर वहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वो आपको एलिजिबिलिटी वो पूरी करनी पड़ेगी इसके लिए। और उसका सिलेक्शन क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर प्री का एग्जाम होता है और सीधा इंटरव्यू का एग्जाम होता है। 2 एग्जाम होते हैं। कोई एक्सेप्शनल केसेस के अंदर भी यहाँ पे आपको मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर इंग्लिश का चेक करा जाता है, जैसे एसे राइटिंग का, प्रीसीज राइटिंग का और ट्रांसलेशन का। ये भी आपका एग्जाम प्री के साथ ही कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन हम इसे मेंस पर्टिकुलर नहीं बोलते हैं। और इसको जो प्री के साथ में इसका दोबारा एग्जाम एक होता है जिसको राइटिंग पोर्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका अगर आप एग्जाम अपना निकालते हैं, इंटरव्यू की स्टेज निकालते हैं, तो आपको IBPS के अंदर इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के अंदर स्पेशल लॉ ऑफिसर की बैंक्स के लीगल पैनल्स के अंदर पोस्ट मिल जाती है। अब तीसरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वर्क एज एन एडवोकेट इन मल्टीनेशनल कंपनीज इन लीगल पैनल्स। और इसके अंदर आपको जो है काम क्या करना होता है। सबसे पहली बात, जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने लीगल पैनल्स रखती हैं अपने पर्सनल। कोई भी कॉपीराइट का केस आया, कोई भी ट्रेडमार्क का केस आया या कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस आया, तो ऐसे केस के अंदर कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ही लीगल पैनल्स को केस फॉरवर्ड करती है। और उनका काम होता है सारे के सारे जो मल्टीनेशनल की कंपनीज हैं कॉपीराइट के, ट्रेडमार्क के या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस को सॉल्व करना। और भी अदर केसेस आते हैं रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो अदर मैटर होता है। तो उसके अंदर मेरा मेन काम है बताने का आपको कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास LLB की स्किल्स होनी चाहिए। LLB आपने करी हुई है, सिर्फ आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एग्जाम मतलब इंटरव्यू लेते हैं और आपको पोस्ट देने के लिए वो रेडी बैठे होते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर भी। तो आपको मेजर काम मैंने बता दिया, यहाँ पे ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस आपको केसेस सॉल्व करने होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में लीगल पैनल के अंदर। ये तीसरी पोस्ट आ गई। चौथी बात बहुत ही ज़्यादा रेनॉन्ड पोस्ट मानी जाती है हर एक लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। लॉ जो कर चुके होते हैं, जो कर रहे होते हैं और जो करना चाहते हैं, उन सभी के माइंडसेट में भी ये बहुत रेनॉन्ड पोस्ट होती है जज की। सबसे पहली बात, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2nd क्लास की पोस्ट होती है ये। इसके अंदर सिंपल ये एक एंट्री लेवल होती है। अगर आपको जज की पोस्ट चाहिए, अगर आपको अपना कैरियर जो है जज के अंदर बनाना है, तो ये है एंट्री लेवल पोस्ट। सिर्फ स्टार्टिंग का जो आपको बेस लेवल होता है जज का, जो जूनियर डिवीज़न 2nd क्लास के पोस्ट होती है, वो आपको दी जाती है। अगर आप एक जो क्राइटेरिया होता है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का वो फॉलो करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, तो आपको एंट्री लेवल जज बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जज पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जो एलिजिबिलिटी है हम उसकी बात करते हैं। हर एक स्टेट में मैक्सिमम जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर कंडक्ट कराती है सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2nd क्लास का, मैक्सिमम 90% जो है स्टेट जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है हर एक स्टेट की। और इसके अंदर LLB डिग्री मांगते हैं। ये इसकी भी मैं 100% नहीं 80% श्योरिटी लेता हूँ कि जितनी भी 80% स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर आपको LLB डिग्री मांगते हैं। ना तो वो आपकी कोई ये मांगते हैं कि आपके LLB डिग्री के अंदर इतनी % होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मांगते। आपके पास सिर्फ लॉ की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का सिविल जज 2nd डिवीज़न के अंदर।
इसका सिलेक्शन कैसे होता है, पहले आपका प्री का एग्जाम होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसके अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपका मेंस का एग्जाम होता है जिसमें आपको रिटन पोर्शन होता है, आपको पूरा एक मेंस का एक आंसर क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसको आंसर लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेंस का एग्जामिनेशन। फिर आता है फाइनल स्टेज इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपको जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं वो पैनल के अंदर बैठे होते हैं और एज एन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट के तौर पे आपको इंटरपर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट मतलब आपको देना पड़ता है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के ऊपर। वो आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। जैसे आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप प्री एग्जाम क्लियर करते हैं, मेंस का एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू का एग्जाम क्लियर करते हैं, तो एंड में आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन सिविल जज सेकेंड डिवीजन की पोस्ट दे दी जाती है। मैक्सिमम एज लिमिट मैंने आपको बता दी 35 ईयर्स, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब 5वीं पोस्ट आती है हमारी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। अब मैंने आपको एंट्री लेवल बताई है, तो हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये भी बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पोस्ट मानी जाती है। इसके अंदर पर एलिजिबिलिटी बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो हमको समझनी पड़ेगी। ये जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो जो सबसे बड़ा जज माना जाता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। उसी के नीचे एक पोस्ट होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, तो उसका भी पेपर होता है। डायरेक्ट आपने पेपर क्लियर करा तो आप सीधा सबसे टॉप जज जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उससे नीचे पोस्ट आपके पास होगी। लेकिन इसके अंदर जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट, हम जो ऊपर की जितनी भी हमने पोस्ट की बात करी है वो मैक्सिमम एज लिमिट की बात करी है, लेकिन मैं इस हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर बात करूंगा तो इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट आपके पास 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 साल की उम्र से इस फॉर्म को भरना चालू होता है और इसके अंदर आपके पास लॉ की डिग्री तो होगी लेकिन 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 7 ईयर्स का आपके पास एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसके बाद सिलेक्शन के अंदर आपका जो है सबसे पहले प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम, ये तीनों एग्जाम अगर आपने कंप्लीट क्लियर करें हैं तो आपको एडीजे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की आपको पोस्ट मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पोस्ट है। आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ये पेपर हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद। 6th बात आती है हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं सरकारी वकील। जो हमने बहुत जिलों के अंदर नाम सुनते हैं सरकारी वकील के बारे में, तो वो जो है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज एन लॉ के अंदर बोला जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर जो है बोलते क्या है, हमारे हर स्टेट्स के अंदर, ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर इंडिया के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसे बहुत सारे नामों के नाम से जाना जाता है हर एक स्टेट के अंदर। कहीं पे एपीपी बोले जाता है, कहीं पे एपीओ बोले जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिस, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बोले जाता है, और कहीं पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बोले जाता है, एडीपीओ बोले जाता है, एपीपी बोले जाता है, एपीओ बोले जाता है। बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सबका मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है। इसके अंदर एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है मैं इसके अंदर आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर अपना पर्सनल क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में अगर आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देना है तो आपको जो है मिनिमम एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास 3 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एज लिमिट बता के फायदा नहीं होगा। और साथ ही में इसका प्री का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू का एग्जाम होगा। ये तीनों एग्जाम आपने क्लियर करें हैं और साथ में आपके पास 3 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस भी होगा, तो आप दिल्ली के अंदर एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पा सकेंगे। वहीं हम अगर यूपी की बात करें, यूपी के अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी की नहीं है, सिर्फ आपके पास लॉ की डिग्री है, 0 एक्सपीरियंस भी है, आप फॉर्म भरिए, प्री का एग्जाम दीजिए, मेंस का एग्जाम दीजिए और इंटरव्यू का एग्जाम दीजिए। आपका अगर क्लियर होता है तो आपको यूपी के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट मिली जाएगी। तो इसीलिए हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग एज लिमिट होती है, वो आपको जब नोटिफिकेशन आएगी वो वहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आए और एकदम आपको पता लगे सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम जो है अकाउंट जो है फॉलो करना पड़ेगा। मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट देता हूँ, फिर उसकी पर्टिकुलर अगर लोगों की डिमांड आती है वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ, और भी बहुत सारी पोस्ट की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। और साथ ही मैं लॉ के सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी आपको अगर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे हम बात करते हैं
पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हमने बात कर ली। अब 7th पोस्ट आती है हमारी लिटिगेशन की। बहुत सारी वीडियोस के अंदर यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, किसी ने भी ज़्यादा जो है मोटिव जो है लिटिगेशन को नहीं दिया हुआ है। सब लोग जैसे बोल देते हैं कि कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है तो आप लिटिगेशन में चले जाइए। ये गलत बात होती है। मैं इसको भी बहुत ज़्यादा रेनॉन्ड बात मानता हूँ जो लिटिगेशन को, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं, हमारे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड है? लिटिगेशन के ऊपर ही तो डिपेंड है। एंड में आप कोई भी काम करेंगे, एंड में आपका जो हो प्रैक्टिस करेंगे आप, या कोई भी आप पोस्ट लेंगे, तो आपका सामना कहाँ से होगा? आपको फेस फाइनली किसको करना होगा? एक जज को फेस करना होगा, एक एडवोकेट को फेस करना होगा। यही दो बंदों को फेस करना होता है पूरे कोर्ट के अंदर, पूरे लॉ के अंदर। तो आप लिटिगेशन को बहुत सारे लोग सिर्फ इररेलेवेंटली बोलते हैं कि अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप लॉ मतलब कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, लिटिगेशन फॉलो करें। तो इसको लोग जो है बहुत मतलब रिनॉन्ड चीज़ नहीं बोलते हैं, या बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ाते हैं कि कोई कुछ नहीं करता, लोग लॉ कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात होती है। आपको उन सारे लोगों को एज अ फेस करना पड़ेगा और उनको प्रूव करना पड़ेगा कि लिटिगेशन भी जो है बहुत मतलब छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है और बहुत प्रोफेशनल चीज़ है। और ये सारी चीज़ें हमें खुद ही लोगों को प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले लिटिगेशन के अंदर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने लॉ अपनी करी है, लॉ पूरी करी है, एक LLB स्टूडेंट ने, उसने अपने आप को बार काउंसिल के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया होगा। बार काउंसिल में रजिस्टर कराने के बाद उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का उसने पेपर दिया होगा, फिर वो एज एन एडवोकेट रजिस्टर हुआ होगा। उसके बाद उसको अपने 2 से 3 साल किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर या किसी जज के अंदर इंटर्नशिप या फिर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि वो सारे के सारे दांव पेज सीख पाए कोर्ट के अंदर। कैसे कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं, कैसे SLP फाइल करते हैं, SLP होता क्या है, पिटीशन क्या होता है, अपील क्या होता है, या कोर्ट के अंदर सेकंड अपील डलती है, जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेकंड अपील डलती है, क्या वो सही बात है या गलत बात है, ये वर्ड ये सही बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको जब आप 2 से 3 साल लगा के मेहनत करके किसी सीनियर एडवोकेट के पास काम करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आप इतने अपने आप को सक्षम समझते हैं कि अब मैं अपनी एज एन एडवोकेट खुद पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता हूं, फिर आप अपना ऑफिस ओपन करके या किसी कोर्ट के अंदर चैम्बर लेके फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस होता है लिटिगेशन में जाने का। या अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है, आपका कोई रिलेटिव एडवोकेट है या उसका लीगल बैकग्राउंड आपके पास है, तो और भी आपके पास बेनिफिशियल होता है अपने एज एन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो 7 टॉप टॉपिक्स हैं या टॉप पोस्ट हैं, टॉप कैरियर ऑप्शंस हैं, 7 जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लॉ जिन्होंने करी हैं, जो कर चुके हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको जानना, क्योंकि यही जान के आप अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को जैक के लिए जाना है, वो उस पर फोकस करेगा। किसी को अगर IBPS के अंदर लॉ ऑफिसर बनना है, सिर्फ बैंकिंग की पोस्ट चाहिए है कि उनको ज़्यादा काम ना करने को मिले, सिर्फ बैंकिंग के अंदर लीगल पैनल उनको मिल जाए, तो वो उन पर फोकस करेंगे। या फिर किसी को MNC के अंदर किसी को ज़्यादा काम करने का शौक होता है, अपने प्रोफेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो वो एज एन MNC के अंदर एज एन एडवोकेट वो परफॉर्म करेंगे। या किसी को जज बनने का सपना है, तो एंट्री लेवल का सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2nd क्लास का, तो वो उन पे फोकस करेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पोस्ट मानी जाती है, हायर जुडिशियल सर्विस के लिए जाना है, वो उसके लिए परफॉर्म करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, सरकारी वकील बनना है, तो वो उन पे फोकस करेंगे। और फाइनली अगर जिसका मनी लिटिगेशन में है और जिसने अपने आप को एज एन एडवोकेट ही हमेशा देखा है, तो वो हमेशा लिटिगेशन के अंदर अपने आप को फोकस करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। हर एडवोकेट का, हर लॉ एस्पिरेंट्स को डिमांड करी जाती है। हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर और भी पोस्ट निकलती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको 7 पोस्ट, टॉप 7 पोस्ट रखी हैं लॉ के कैरियर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो 7 पोस्ट के रिगार्डिंग समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको जवाब जो है हर एक कमेंट का ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, ये चैनल पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।